तो ठीक है, हम लोग अब जो है नेक्स्ट पार्ट यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय का, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस में जो क्रांति हुआ वो, और राष्ट्र का विचार, राष्ट्र का विचार यानी राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। अब देखो हम लोग चित्र 1 पढ़ चुके हैं, देखे थे चित्र, पहला चित्र, ये दूसरा चित्र है। ठीक, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। कहने का मतलब यह हुआ, हम लोगों ने तो अभी अभी पढ़ा था वो जो 1848 का पिक्चर था, पिक्चर देखे थे, पहला चित्र वो कौन सा था, 1848 का। लेकिन राष्ट्रवाद का जो पहली बार बातें आई थी वो 1789 में ही आ चुका था, राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति से। जैसा कि आपको याद होगा 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश राजा पता है, जिसका किसी पर नियंत्रण, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, यानी जो किसी की नहीं सुनता हो, अपनी मनमानी करता हो। तो निरंकुश राजा का क्या था? आधिपत्य था। फ्रांस क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, चूंकि जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो वहां पर राजनीतिक बदलाव भी हुआ और संवैधानिक बदलाव भी हुआ, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जहां पर निरंकुश राजा था। फ्रांसीसी क्रांति से दो बदलाव हुआ, एक राजनीतिक बदलाव हुआ, एक संवैधानिक बदलाव हुआ। प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल करके फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में आ गया। सिंपल सी बात थी, लोग इसीलिए आंदोलन कर रहा था क्योंकि वहाँ राजतंत्र था और राजा क्या था? निरंकुश था, सिर्फ अपना रहीसी में लगा हुआ था, भोग विलास में लगा हुआ था। तो वहाँ पर राजा के हाथ से सरकार निकल करके कहाँ चला गया? फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गया। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा ही देश का गठन होगा, यानी राष्ट्र का गठन होगा, और वही नियति तय करेंगे कि देश कैसे चलेगा। तो सिंपल वो तो होता ही है, लोकतंत्र में लोग जो है अपने अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और वो लोग जा करके कानून बनाते हैं, विधानसभा में, लोकसभा, राज्यसभा में। अब है क्या कि प्रारंभ से ही, यानी कि शुरुआत से फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो। क्रांति होने के बाद क्या क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने क्या क्या किया, वहाँ के क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया। क्रांतिकारी समझते हो? क्रांतिकारी किसको बोलते हैं? जो किसी का खिलाफ करे, जो गलत कर रहा है उसके यदि खिलाफ करे तो वो क्या कहलाया? क्रांतिकारी। उन्होंने कदम ऐसा उठाया ताकि लोगों के अंदर क्या हो, उसकी एक पहचान की भावना पैदा हो। हर एक आदमी का क्या होना चाहिए? खुद का पहचान होना चाहिए। तो ये चीज़ें, और वो भी कैसा पहचान? सामूहिक पहचान। अभी कहेंगे ना कि भारत माता की जय, तो सब लोग कहते हैं एक साथ हाथ उठा करके भारत माता की जय। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारा सामूहिक पहचान है। हम लोग इस देश में रहते हैं, इसीलिए इस देश के लिए नारा लगाने में हमें कोई खराब नहीं लगता है। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों समुदाय के विचार पर बल दिया। सीधी सी बात है, जिस देश में रहते हैं, यानी जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। चूँकि इस देश में रहते हैं तो हमें देश के प्रति प्यार होना चाहिए। तो उन चीज़ों पर बल दिया गया। नागरिकों जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, एकजुटता अधिक से अधिक हो। संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। किनको? लोगों को। एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया। और देखो 1789 के बाद वहाँ पर एक नया झंडा का भी चुनाव किया गया। कैसा झंडा था? ट्राई कलर, तिरंगा झंडा। तिरंगा का मतलब हम लोगों का जो कलर है वो नहीं, 3 रंगों, उसका भी 3 कलर का ही होगा। जिसने किस चीज़ का जगह ले लिया? राष्ट्र ध्वज का जगह ले लिया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा। किसका चुनाव? स्टेट जनरल का, यानी कि जो छोटा छोटा राज्य थे वहाँ पर नागरिकों के समूह द्वारा उसका चुनाव किया जाने लगा। और उसी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली रख दिया गया। असेंबली हमारे यहाँ है ना, विधानसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा है, विधान परिषद है, ये सब चीज़ें। तो उसका क्या था? पहले उसको बोलते थे स्टेट जनरल, ठीक है, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली रख दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई। स्तुतियाँ किसको कहते हैं? नए नए नियम, नए नए कानून, शपथें ली गई कि हम जो है, हम लोग के यहाँ जो शपथ ली जाती है, कैसे ली जाता है शपथ? कोई विधायक बनता है तो क्या शपथ लेता है? हम संविधान
की कसम खाकर कहते हैं, गीता कसम नहीं, भगवान की कसम नहीं, संविधान को साक्षी मान करके यह शपथ लेते हैं कि हम जो भी काम करेंगे ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, है ना। तो ये चीज़ देश के प्रति जो है अपनी भावना को समर्पित करके काम करेंगे, ये शपथ लेता है। कभी सुनना शपथ कैसे लेता है। शहीदों का गुणगान हुआ, यानी जो जो क्रांतिकारी मरे उनका भी गुणगान किया गया। हम लोग भी करते हैं गुणगान, महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बोलते हैं ना, APJ और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अमर रहे। तो क्या वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग इन शहीदों का क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ है। किस नाम पर गुणगान करते हैं? देश के लिए, है ना। हम लोग प्रत्येक साल 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं भारत में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सभी शहीदों का, सभी जो हमारे देश के लिए काम किया उनको याद करते हैं। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। जैसे हमारे देश में भी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें कि प्रधानमंत्री होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, है ना, केंद्रीय स्तर पर जो होता है। तो वहाँ पर भी यानी फ्रांस में भी एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया। वो भी कैसे? केंद्र के लेवल पर, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। हमारे देश में भी तो वही है। क्या है? चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि मर्डर किया तो उसको भी उतना ही सजा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, है ना। तो वो चीज़ें, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। कौन सा? देश के अंदर जो भी व्यापार होगा उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, है ना। क्या नहीं लिया जाएगा? क्या किया गया? सारे शुल्क को समाप्त कर दिया गया। तो हम लोगों ने क्या देखा? आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। भार नापने के लिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 किलो के लिए इतना सामान देते हैं, कहीं और जो थोड़ा सा, तो सब जगह एक माप लागू किया गया। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। क्या चीज किया गया? प्रोत्साहित न किया गया बल्कि हतोत्साहित किया गया। हतोत्साहित का मतलब क्या हो गया? अब जैसे हम लोग को अनिवार्य कर दे हिंदी बोलना है, पूरे देश में सबको हिंदी बोलना पड़ जाएगा मजबूरी में, कहेगा कि नहीं देश का एक ही भाषा होगा और उसी भाषा में बोलना है। वो तो हम लोगों का देश का तो खूबी है, विविधता में एकता, अनेकता में एकता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर क्या बोला गया? फ्रेंच भाषा ही बोलना है, क्योंकि यह क्या है? राष्ट्रभाषा है। और इसीलिए जो छोटा छोटा जगह पर बोला जाता था, बोला ये भाषा मान्यता नहीं होगा, ये आप लोग आपस में बात कीजिए, अलग बात है, लेकिन शिक्षा फ्रेंच भाषा में मिलेगी, हर चीज़ें फ्रेंच भाषा में। ठीक, तो प्रश्न रहेगा आगे कि फ्रांस में 1789 के क्रांति के बाद क्या क्या परिवर्तन आया। तो यही सब परिवर्तन आया है, बहुत सारे पॉइंट है इसमें। नापने और भार वाला व्यवस्था एक समान लागू किया, ये भी हो गया। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, तीसरा पॉइंट हो गया। फ्रेंच भाषा में सारी व्यवस्थाओं को लाया गया, सारी शिक्षाएं फ्रेंच भाषा में, हर चीजें फ्रेंच भाषा में, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रभाषा बन गया। क्रांतिकारियों ने तो यह भी घोषणा कर दिया कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। अब देखो क्या बोला वहां के क्रांतिकारी कि हम लोग तो आजाद हो गए, हम लोग तो यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित कर लिए, अब हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि यूरोप महादेश में जहाँ जहाँ ये राजा है निरंकुश शासन, उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और उस देशों को भी उन राजाओं से मुक्त करवाएंगे। क्योंकि राजा अय्यासी होता था, जनता के पैसा से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अपना रईसी करता था, जो भी है। फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद कर देगा। क्या बोला? हमारा जो देश है अब आज़ाद हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, दूसरों देशों में जहाँ पर राजा है वैसा जो कि लोगों को सताता है, परेशान करता है, वहाँ जा कर के लोगों को एकजुट करेंगे और उसके खिलाफ करेंगे, ताकि वहाँ का भी राजा का शासन हटेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर जब देखा कि फ्रांस में इतना परिवर्तन हो गया है, हर चीज़ बदल रहा है एकदम अच्छे से, अलग अलग देशों में पहुँचा, खास करके छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग के लोग, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो भी पढ़ता है न्यूज़, और जो क्या होता है कि शिक्षित वर्ग और अन्य सदस्य जैवोकिन क्लबों की स्थापना करने लगे। तो जो स्टूडेंट था और जो
कौन था? शिक्षित वर्ग। ये दोनों क्या करने लगा? ग्रुप बनाने लगा। किस चीज के लिए? आजादी के लिए। उनकी गतिविधियां और अभियानों से उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। तो उन्होंने क्या किया? उनकी गतिविधि और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1990 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली इलाके में घुसी। अपने देश में तो कमाल कर दिया फ्रांस, अपना सेना तैयार कर लिया, वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो गया, वहां पर जो है एक समान व्यापार होने लगा, आयात निर्यात का देश के अंदर जो व्यापार होगा उस पर कोई शुल्क नहीं, कोई टैक्स नहीं, हर सुविधा दिया। एक भाषा ले आया, फ्रेंच भाषा। इतना ही नहीं, अपने सेना को मजबूत किया और उस सेना को दूसरे देश में भेज भेज करके उस देश का मदद भी किया आज़ादी कराने में। 1790 के आसपास हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े बड़े इलाके में फ्रांस का सेना घुस गया। ठीक है। क्रांतिकारी युद्धों में शुरू होने के साथ साथ फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेश में ले जाने लगी। फ्रांस का जो सेना था इन सब देशों को भी मदद किया। वहाँ जो उस देश में जो शिक्षित लोग था, जो आंदोलन कर रहा था, उसके साथ फ्रांस का सेना मिल करके वहाँ के राजाओं को भगाने का काम किया। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र था वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। कौन? नेपोलियन का नाम जानता है? नेपोलियन बोनापार्ट। वह भी अपने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा किए हुए था। वहाँ वह सुधार कर रहा था जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। तो नेपोलियन भी प्रयास कर रहा था, ठीक है, लेकिन फ्रांस में तो पहले से शुरू हो चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। तो पहले तो प्रजातंत्र लाया था 1789 में, लेकिन नेपोलियन क्या किया? एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, है ना, और फिर से वहां पर क्या ले आया? वो राजतंत्र ले आया। कहां पर? फ्रांस में। निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया इस नेपोलियन ने, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था। क्या किया? राजतंत्र तो फिर से ले आया, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र यानी कि जो शासन चलाता है उसमें जो है कुछ न कुछ क्रांतिकारी सिद्धांत जो बनाया गया था उसका समावेश किया। पूरी तरह से उसको समाप्त नहीं किया ताकि व्यवस्था सही तरह से हो। 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता, जिसे कि आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, यानी कि नेपोलियन बीच में आ गया था। 1789 में तो आंदोलन हुआ, नया राष्ट्र बना, सेना बनी, हर चीज बना, लेकिन नेपोलियन फिर से क्या कर दिया? उस पर राजतंत्र ले आया फिर, है ना। 1804 में इन्होंने एक संहिता लाया, एक कानून बनाया। कौन सा कानून? नागरिकता कानून। कुछ दिन पहले हम लोग शाहीन बाग में देख रहे थे, मुसलमान सब आंदोलन कर रहा था, मुस्लिम धर्म के लोग सब बहुत दिनों से, 2 महीना 4 महीना 104 दिन से। तो उसी तरह से 1804 में भी वहां पर नागरिकता कानून लाया था, जिसको किस कानून के नाम से जानते हैं? नेपोलियन की संहिता के नाम से जानते हैं। ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। कहने का मतलब क्या हो गया? पहले जिसका जन्म फ्रांस में हुआ था उसको विशेष अधिकार मिला था, है ना। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कहीं भी भारत में जाकर के रह सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। विदेशी आदमी यहाँ घर नहीं ले सकता, जमीन नहीं ले सकता है। विदेश का आदमी आएगा तो भाड़ा पे ले सकता है, रेंट पे, लेकिन रहने के लिए खरीद नहीं सकता है। तो उसी तरह से ये भी कर दिया। ये क्या कर दिया? जन्म से आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया और कानून के समक्ष सबको बराबर कर दिया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रणकालीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। अब देखो क्या क्या हो गया इधर। डच गणतंत्र, डच के बारे में हम लोग जानते हैं, बेल्जियम में डच लोग भी था। स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। अब देखो नेपोलियन कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया। गणतंत्र उधर डच में, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, इसके साथ वहाँ का जो विधि व्यवस्था था उसको साधारण बनाया, सिंपल, ताकि आसानी से काम हो। सामंती व्यवस्था को खत्म किया। सामंती व्यवस्था किसको बोलते हैं? बड़ा बड़ा जमींदार है, एकदम उसका चलता है अपनी मर्जी, उन सब चीजों को खत्म किया। किसान को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। हाँ, कुछ कुछ अच्छा काम भी किया। इसका मतलब क्या किया? प्रशासनिक व्यवस्था को आसान बनाया। दूसरा चीज क्या किया? सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। किस व्यवस्था को? सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया।
किसानों को भू दासत्व से हटा दिया। किसान क्या करता था, जमींदार के अंदर काम करता था। एक जमींदार होता था जिसके पास 500 बीघा जमीन है, वह जो है छोटे छोटे किसानों को दे देता था बांट के जमीन। अब किसान मेहनत भी करता था, फसल को जो है किसान किसको देता था, जमींदार को। किसान को बस मजदूरी भर मिलता था थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं बटाईदार। तो किसान को उतना फायदा नहीं होता था, लेकिन किसान को इससे मुक्ति दिलाया कौन, नेपोलियन ने। उसके बाद जागीरदार शुल्कों से भी मुक्ति दिलाई, यानी जो टैक्स लगता था, जमीन का रसीद करता था, उन सब चीज़ों से भी मुक्त कर दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को भी सुधारा नेपोलियन ने। किसान, कारीगर और मजदूर, नए उद्योगपति, नई नई मिली आज़ादी चखी। तब जाकर के किसको किसको लगा कि देश आज़ाद हुआ है। नेपोलियन अच्छा काम किया कुछ, ठीक है। किसान, कारीगर, कारीगर बोलते हैं कुछ बनाने वाले को, मजदूर और नए उद्योगपति ने नई नई आज़ादी को चखी। उद्योगपति और खास करके सामान बनाने वाले लघु उत्पादक अब यह समझने लगे कि एक समान कानून आ गया तो क्या होगा, सबके लिए सहूलियत होगा। एक ही जैसा पैसा, एक मुद्रा होनी चाहिए राष्ट्र का, एक जगह सब जगह नापने का तरीका होना चाहिए, मानक भार होना चाहिए। और उसके बाद जिससे क्या होगा, आवागमन में सहूलियत होगी, होगा ना। एक ही रुपये, अभी यहाँ से जाएंगे हम नेपाल, नेपाल जाओगे तो परेशानी हो जाएगा, वहाँ नेपाली टका मांगता है, और नेपाली कहाँ से लाओगे, तो वो सहूलियत लाने के लिए। अब यहाँ से जाते यूपी का अलग मुद्रा रहता, बिहार का अलग रहता, तो यूपी पहुँचते तो वहाँ पर यूपी का मुद्रा लाने के लिए टेंशन में रहते, कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। हाँ, लेकिन जहाँ तक तो उसका कब्जा था, ठीक है, उसके बाद और क्षेत्र पर कब्जा किया नेपोलियन, तो वहाँ का लोग नाखुश था, भाई ऐसा क्यों किया तुम, ठीक है ना। एक हुआ जबरदस्ती कब्जा कर लेना, पहले लोकतंत्र था ना, इन्होंने राजतंत्र बनाया, भले ही काम किया अलग बात है। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड, साथ में कई शहर, ब्रसेल्स का नाम सुना होगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, मेंज, मिलान, वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह ही स्वागत किया गया। और वैसे भी हम लोग जानते थे ना कि 1789 में जब फ्रांस आज़ाद हुआ था तो उन्होंने सेना का गठन किया, सेना को पूरे यूरोप में भेजा, अलग अलग देशों को आज़ादी दिलाने के लिए। सब देश का लोग इसको थैंक यू भी बोल रहा था, मदद किया। तो ये चीज़ें, मगर क्या हुआ, यह शुरुआती शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। शुरुआत में तो बहुत खुश था लोग, लेकिन बाद में क्या होने लगा। होता क्या है कि यदि हम इस देश को आज़ाद करवाए, इस देश को आज़ाद करवाए, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये हो गया, हम तो इसके लिए किए, इसको मेरे अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए। वो तो आज़ादी मिल गया, वो तो ये समझेगा नहीं, वो तो सोचेगा हम अलग स्वतंत्र रहें। और इसी कारण से क्या हो गया, मतभेद शुरू हो गया, दुश्मनी शुरू हो गई, ठीक है। नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हुआ। बढ़े हुए सेंसरशिप बाकी यूरोप को जीतने और फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से फायदे कहीं भी नजर नहीं आने लगे। क्योंकि नेपोलियन जब सेना में था, फ्रांस के सेना में, तो उसको लगा क्या कि हम यदि सब पर सबको आज़ादी दिला रहे हैं, सब पर तो मेरा हक हो गया ना, मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना। इस लोभ के कारण परेशानी बढ़ गया। फ्रांस को नहीं, और सब देश विरोध करेगा ना इस चीज का, क्योंकि नेपोलियन तो सोच रहा था भाई हम तो आज़ाद करवा रहे हैं उसको, तो मेरा तो वर्चस्व है ना। ये चीज है। अब इस चित्र में देख लो, एक जर्मन पंचांग है जिसको कि तिथि पत्र बोलते हैं। पंचांग होता है जिसमें कि कैलेंडर जैसा पंडित जी के पास रहता है ये सब। और इसका मुख्य पृष्ठ है, पत्रकार एंड्रियाज रेबमान ने 1798 में डिजाइन किया था ये पंचांग का। और फ्रेंच ब्रास्टिल क्या क्या दिया हुआ है, भीड़ वाले चित्र को उसे मिलते जुलते किले के बगल में बनाया है। यह किला जर्मन प्रांत का, जर्मन यानी देश का नाम है, प्रांत का कैसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित किया है। इसके लिए नारा किया गया था, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, है ना, अपने मुट्ठी में। रेबमान का पत्रकार था जो मेंज शहर में रहता था, जर्मन जुकेटिंग वर्ग का था। खैर जो भी हो, आगे एक चित्र और दिया हुआ है, देख लो, यहाँ पर नक्शा है। तो इसमें दिया हुआ है रूसी साम्राज्य, यानी रूस है इधर से यूरोप का भाग में, आधा रूस जो एशिया में है, आधा यूरोप में था, ठीक है। अधिक से ज़्यादा अधिक जो है एशिया में ही है। ये रूसी साम्राज्य है। यहाँ पर स्वीडन है, ये ग्रीन कलर का डेनमार्क है,
और पिंक कलर का देख लो, इंग्लैंड है छोटा सा पिंक कलर का, उसका प्रसा है, पोलैंड है यहाँ, और जर्मनी देख लो कहीं पर, फ्रांस है, स्पेन है, स्पेन में बहुत ज़्यादा कोरोना मरीज मरा है अभी तक, लगभग 25,000 के आसपास, पुर्तगाल है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन है, यही ब्रिटेन है, इंग्लैंड, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड यहाँ पर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा यूके बोलते हैं इसको, ये जितना कलर है ना ये यूके वाला है, इंग्लैंड, वेल्स, ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड। तो हम लोग का जो आया था इंग्लैंड कहाँ तक है? अंग्रेज जो राज्य करने आया था हमारे यहाँ, तो यहीं से आया था, यहाँ से इंग्लैंड वाला। हम लोग का देश इधर है, बहुत इधर, बहुत दूर है। तो ये चीज़ है, स्विट्जरलैंड है, लघु राज्य है। जर्मनी किधर गया? जर्मनी फ्रांस के पास ही होगा, फ्रांस, और इधर जर्मनी होगा, स्पेन, साइप्रस, अल्जीरिया, मोरक्को, ब्रिटेन कहाँ? ऑस्ट्रिया, यहाँ भी इंग्लैंड, यहाँ ब्रिटेन, उसी का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये नक्शा हो गया। वियना कांग्रेस में 1815 के बाद यूरोप, ठीक है, 1815 के बाद ये यूरोप का जो नक्शा था, बस यहाँ तक, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक देखा। इस चित्र में देख लो क्या दिया हुआ है, क्या है कि ज़्वेबेक्रेन जर्मनी में स्वतंत्रता के रूप में एक वृक्ष को रोपा गया था। आज़ादी जब मिली थी ना, एक पेड़ लगाया गया था ताकि याद रहे कि आज़ादी इस दिन से मिली थी, ठीक है। तो बट वृक्ष है, बट वृक्ष में कल एगो पेड़ बोलना कि ला के लगाओ कलम, तब समझेंगे तू पूजा की थी, यहाँ पे तारीख लिख देंगे उस पेड़ में। करवाओ, कुछ ऐसे नहीं दिन कटता है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर लगाया गया है। क्या लगा है? जर्मन का एक चित्रकार कार्ल कैस्पर नाम था उसका, फ्रिट्जर द्वारा बनाया गया रंगीन चित्र के विषय में फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़्वेबेक्रेन शहर पर कब्जा किया गया। फ्रांस का जो सेना था यहाँ पर क्या क्या था? कब्जा किया था। अपनी पीली, सफ़ेद और लाल पोशाक से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सेना, पीली, काली और लाल पोशाक से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सेना को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी ये दमन करने लगा था जब नेपोलियन आया था। तो नेपोलियन तो सोचा कि हम दूसरों को आज़ादी करवा रहे हैं या फिर दूसरों को जो है राजा से बचा रहे हैं, निरंकुश राजा से, तो मेरा कुछ होना चाहिए। उस कारण से भी जो एक किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा लाल पोशाक से पहचान महिलाओं को तंग कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? एक गाड़ी छीन रहा है कोई, ये भी सेना है, देखो कोट वाला, काला कोट वाला, और गाड़ी छीन रहा है, कोई महिला को परेशान कर रहा है यहाँ पर, ये वाला सेना, ये भी, और बीच वाला किसान को घुटने टेके मजबूर कर रहा है। किसान कहीं पर घुटना टेके हुए है, इधर देखने किसान है, हाँ। और उसके बाद जो है स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई गई, जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद क्या है? हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। वे जिन इलाकों में जाते हैं वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते हैं। कहने का मतलब क्या था? हम लोगों ने देखा कि 1789 में तो फ्रांस तो खुद आज़ाद हो गया, लोकतंत्र स्थापित कर लिया, और इसका सेना सोचा क्या कि हम यूरोप के अलग अलग देशों को भी मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन मुक्ति दिलाने के पीछे इसको क्या हो गया? लोभ हो गया। क्यों लोभ हो गया? कि हम तुमको मुक्ति दिला रहे हैं तो मेरा तो कुछ होना चाहिए ना। तीन चीज़ों के कारण परेशानी बढ़ गया। समझ में आया? हम लोग इस चीज़ को भी देख लिए। एक चित्र और देख रहे हैं। इस चित्र में क्या है? राइनलैंड पर डाकिया है, ये पोस्टमैन है, चिट्ठी पहुंचाने वाला। चित्र में भी दिया हुआ है, बहुत सारा चिट्ठी इसके झोला से निकल रहा है। इसके हाथ में लाठी है। हम लोग पढ़े हुए थे कल कि जो है हाथ में जो एक त्रिशूल होता था, उसमें झुंझुना होता था, और किस में पढ़े हैं? 12th में। तो और वह जब चिट्ठी पहुंचाने जाता था तो एक हाथ में झुंझुना, एक हाथ में चिट्ठी वाला पत्री, तो अगला सुन लेता था, 3 मील के बाद रहता था ऐसा कुछ। तो ये भी बढ़िया है, ठीक है। और इसमें यह दिया हुआ है कि यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिग की लड़ाई हारकर फ्रांस से लौटते हुए डाकिया के रूप में दर्शाया गया है। ये नेपोलियन है, नेपोलियन का चित्र बनाया गया है। उसके झोले से गिरती हुई हर चिट्ठी उन भूभागों का नाम लिखा हुआ है जिसे वह हार चुका है। एक तरह से यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ तक देखा। फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से और जानेंगे क्या क्या इतिहास में हुआ। धन्यवाद।